नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक को भी कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी और इस खबर पर जानकारी लेंगे थोड़ी देर में हमारे संवाददाता उत्तराखंड से ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बैठक होने वाली है क्या कुछ खास इसमें रहेगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पर मोहर लगने की संभावना हो सकती है। क्या कुछ उसमें खास बातें हैं वो हम आपको बताएंगे और साथ ही किस किस को मंजूरी मिल सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ खास है इसमें आपको बता दें, जो प्रस्ताव रखा जाना है उसमें क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर मोहर लग सकती है। लोगों को बेहद उम्मीदें हैं कि किन किन पर मोहर लगने की संभावना है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बैठक के हवाले से जानकारी दीजिएगा धनराज, कब शुरू होने वाली है ये बैठक और कौन शामिल होने वाला है? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की जाएगी और जो आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। और देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट आया है, यानी कि कल जो यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है उसको कैबिनेट में लाया जाएगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज कैबिनेट किस पर मोहर लग जाएगी। और इसके साथ ही देखिएगा कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं सख्त जरूर नजर आए हैं, क्योंकि इतने समय के बाद, यानी कि जब चुनाव हुआ था तो उसमें मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने यह कहा था कि वो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लाएंगे और कहीं ना कहीं वो वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस यूसीसी पर मोहर भी लगा दी है। यानी कि आज कैबिनेट होगी, कैबिनेट में ये फैसला लाया जाएगा और कैबिनेट के बाद जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है, यानी कि एक विशेष रूप से विधानसभा सत्र बुलाया गया है जो कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच चलेगा। और इसी बीच उसको विधेयक को पटेल पर भी रखा जाएगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उस यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और यदि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू होता है तो पूरे देश के अंदर ये पहला राज्य ऐसा होगा उत्तराखंड कि जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है बहुत सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे, 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पर चर्चा होगी। और क्या संभावना है, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिस पर मुहर लगने की सबसे ज्यादा संभावना है? देखिए, जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है अहम बात तो यूसीसी की है, लेकिन उसके अलावा भी कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट में आने हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाए जाएंगे उन पर मोहर जरूर लगेगी। लेकिन ये चर्चा का विषय है कि आखिर किन किन विषयों पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन ये हकीकत है कि आज जो कैबिनेट होगी उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है और अब उस पर मोहर कैबिनेट की लगनी है। अब देखने वाली बात होगी। आखिर में बताइएगा धनराज की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बैठक से, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे ज्यादा जो फोकस में इश्यूज हैं, कौन से ऐसे जनता की नजरों में इश्यूज हैं जो वो चाहते हैं कि हाँ ये होने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो कैबिनेट बुलाई गई है वो अहम यूसीसी को लेकर बुलाई गई है, लेकिन जो मुद्दे आने हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक उत्साह जरूर है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि उनके जो हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। क्योंकि यदि हम आंदोलनकारियों की बात करें तो आंदोलनकारियों का लगातार जो विरोध है वो चल रहा है। उनकी मांग है कि उनका जो आरक्षण है, आरक्षण वो उनको दिया जाए। और इसके साथ ही देखिएगा कि कई विभाग ऐसे हैं जिनके प्रस्ताव भी इस बैठक में आने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से प्रस्ताव सामने निकालते हैं और किस किस पर मोहर लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए धनराज, हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे इस खबर पे। जो बैठक होने वाली है क्या कुछ उसमें खास रहेगा और जिस तरह से क्या कुछ प्रस्ताव हैं वो रखे जा सकते हैं, कौन से प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर मोहर लगने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आज फिर से मौसम के खराब होने की जिस तरह
तरह से संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। और इस खबर पर जानकारी लेंगे क्योंकि अब मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, मौसम और खराब होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से आज शाम से कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है या फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो लोगों को एहतियातन तौर पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। मौसम का अपडेट दीजिएगा धनराज, क्योंकि मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन्हें बर्फबारी देखने को मिली और वही मैदानी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो बारिश लगातार देखने को मिली और जिससे जो तापमान है वो उसमें भी गिरावट जरूर आई है और जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब लोगों का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें बर्फ गिरने के कारण कहीं ना कहीं यातायात भी बाधित होता है और सड़कें भी बंद हो जाती है और लगभग 100 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो कि इस समय बंद हैं। हालांकि उनको खोलने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और वहीं अब देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से आगे भी चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 2 दिन यानी कि आज और कल कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिलेगी और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा और इससे प्रशासन कितना अलर्ट रहता है, क्योंकि जब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं हादसे भी देखने को मिलते हैं और इनसे सावधान रहने की आवश्यकता होती है और इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है और लगातार लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज दोनों खबरों पर हमारे दर्शकों को सारा अपडेट देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है और वर्ष 2024 में होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक रहेगी। वहीं प्रशिक्षण निदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक बोर्ड द्वारा परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग छात्रों को समय समय पर जागरूक भी करता रहा है। वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सके। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है और दुष्यंत गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान इंडिया गठबंधन को जानवर से तुलना की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयान की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने भाजपा की छोटी मानसिकता और भाजपा की विचारधारा बताया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश प्रभारी और भाजपा को गद्दार बताते हुए खुद को देश के प्रति वफादार बताया है, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रदेश प्रभारी के बयान को तुच्छ करार दिया है। तब ऐसी हो जाती है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, 10 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने वाले लोग, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाही देने वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की जय कहने वाले लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है और वफादारी कुत्ते से सीखनी चाहिए और जो वफादारी की वैल्यू वही समझ सकता है जो खुद वफादार रहा हो, जो देश के प्रति गद्दार रहे हो, महात्मा गांधी के प्रति गद्दार रहे हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गद्दार रहे हो, उनसे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता पार्टी सत्ता में है और जो उनके प्रभारी हैं वो संवेदनशील होंगे और मैं समझता था, लेकिन जिस तरीके का तुच्छ बयान उन्होंने दिया उनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है उससे और किस स्तर पर उनका बौद्धिक स्तर है उस बयान से झलकता है और ऐसे बयान की जो है कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है।
भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा इंडिया गठबंधन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। शुचिता और मर्यादा का पाठ पढ़ने वाली भाजपा के नेता ही इस तरह की शर्मनाक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान उनकी निकृष्टता को दर्शाते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये पराकाष्ठा है जो पार्टी शुचिता की बात करती है, जो बात नैतिकता की बात करती है, जो पार्टी चरित्र की बात करती है, और वो किस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं, उन्हें खुद इस बारे में बाद में देखा होगा उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, लेकिन उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि किस विचारधारा के, किस मानसिकता के लोग हैं। ये निकृष्ट मानसिकता का परिचय है। पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने उनका पार्टी में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र भंडारी गंगोलीहाट के रहने वाले हैं और वो गोवा के प्रेसिडेंट ऑफिसर रहे थे और आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस मजबूत होगी और निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र भंडारी ने भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना की और उन्होंने कहा कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस का सत्ता में लाना ही होगा। हमारे यहाँ आदरणीय भंडारी जी जो गंगोलीहाट के रहने वाले हैं, गोवा के रेजिडेंट ऑफिसर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कांग्रेस में आस्था जताई है। आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, हमारे परिवार के वो सदस्य बने हैं। निश्चित ही उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस को होगा। कांग्रेस का भविष्य हमेशा अच्छा रहा और आने वाले टाइम पर भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो अभी सरकार चल रही है ये बिल्कुल हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है। अगर हमने लोकतंत्र को बचाना है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ही है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतंत्र को बचा सकती है। आज की तारीख में आप ये देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति न सदन में बोल सकता है न सदन के बाहर बोल सकता है, और अगर बोलता है तो पहले 37 होती थी विजिलेंस एजेंसीज, अब तो न मालूम कितनी है मुझे नहीं पता। उस शाम को उसके घर ईडी पहुंच जाती है और सीबीआई पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में मतलब बड़ा भयावह है मतलब, और वो गुइविल वाली थ्योरी कर दी है कि भाई किसी भी झूठ को 100 बार कहो तो आदमी मतलब सच मानने लगता है। तो काफ़ी मतलब आई थिंक जी। परिवहन विभाग देहरादून व ऋषिकेश में वाहनों की प्रदूषण जांच अब मौके पर ही करेगा और जांच में प्रदूषण फैलाना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा। और देहरादून आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देहरादून व ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है और इस कार्यक्रम के तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। ऋषिकेश और देहरादून में भी एक गाड़ी है। आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुई हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और एक टाइम फ्रेम में आपको पुनः आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके दिखाना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी सहयोग है। हमारे यहाँ ऋषिकेश लक्सर सतर्कता अधिष्ठान यानी कि विजिलेंस द्वारा एक संग्रह अमीन व उनके अनुसेवक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और दोनों की पहचान संग्रह अमीन रविपाल और अनुसेवक पदम प्रकाश के रूप में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार 3 से 4 वर्ष पहले अपने नाम एक टेम्पो व अपनी पत्नी के नाम एक मिनी बस को बेचा था, लेकिन घर में अचानक आग लग जाने के कारण दोनों की गाड़ियों को बेचने संबंधित कागज जलकर राख हो गए थे, जिसके बाद उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उसने
ये दोनों गाड़ियां किससे बेची हैं। कुछ समय बाद परिवहन विभाग द्वारा टैक्स न भरे जाने को लेकर दोनों गाड़ियों की आरसी जारी की गई और आरसी परिवहन विभाग को वापस भेजना और शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी को जेल जाने से बचाने के बदले में संग्रह अमीन रविपाल व अनुसेवक पदम प्रकाश द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। आरसी कट गई थी आरटीओ ऑफिस से ना, तो जो है ना इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है 4-5 महीने से लगातार। फिर ये कह रहे जमा करो, मैंने कहा जमा मेरे पे है नहीं। फिर ये 15,000 रुपये मांगने लगे, मैंने 5 दे दिए इसी जगह पे जहाँ पे आज ये हाथ हुआ है। आज फिर मैंने संपर्क करा विजिलेंस टीम से, तो आज 10,000 रुपये रंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के कारब पैसे के लेन देन को लेकर राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मारकर जाकिर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद राजेंद्र मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर हत्या के इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। साइड में अब मुझे अचानक घर से फोन आया मेरे पे कि भाई तुम्हारा मेरा बच्चों ने फोन किया कि तुम आ जाओ, इधर झगड़ा हो रहा है। लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया कि किसका साथ में हो रहा है। फिर भी मैं स्कूटी लेके चल दिया। अब भाई वहां पहुंचने से पहले और एक बंदा का फोन आया, वो कह रहा कि तुम्हारे भाई को चाकू चूकू लग गया, मार दिया किसी ने। तो भाई वो जो है भारत हॉस्पिटल पे है, भर्ती करा दिया। तो मैं आया भारत हॉस्पिटल पे, आया आगे देखा कि भाई वो अंदर भर्ती करा हुआ है, किसी ने भर्ती कर दिया। तो भाई वहां से फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बता रहा कि भाई इसे जो है ऐसे कहीं और ले जाना है, कहीं और ले जाओ। फिर भाई वहां से एम्बुलेंस करा हमने, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में हम लेके चल जाए आरोग्य में। तो भाई वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, मर गया। चाकू से हमला हुआ है इधर इस साइड में दोनों जगह पे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है और पुलिस चुनाव को लेकर सुरक्षा पुख्ता बंदोबस्त करने में जुट गई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र ढोपाल ने इसी उद्देश्य को लेकर लक्सवा खानपुर के यूपी से सटे बॉर्डर का निरीक्षण किया है और इस अवसर पर एसएसपी प्रेमेंद्र ढोपाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बॉर्डर्स का निरीक्षण किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हर तरह की पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे और सभी बंदोबस्त पुख्ता करने के लिए सभी संबंधित कोतवाली प्रभारी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आगामी लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया गया था। उसमें खासकर खानपुर लक्सर क्षेत्र के जो एरियाज़ हैं जहां से इंटर बॉर्डर हमारा लगता है, उस निरीक्षण पर जहां पर जो सुविधाएं दी जानी हैं, जहां पर जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाने हैं, उनको किया गया। और साथ में जो भी इस सर्कल के जो बॉर्डरिंग हमारा थाने हैं उनके सभी प्रभारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई है और जिस पर जो घनसाली के भिलंगना ब्लॉक में मौसम की पहली बारिश व बर्फबारी से एक और काश्तकारों को राहत दी है और इसके साथ ही क्षेत्र में शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ गया है और लोग ठंडक बढ़ने से घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। बीते 31 जनवरी शाम को से रुक रुक कर हो रही बारिश से काश्तकारों में खुशी की लहर है और सूखने के कगार पर पहुंच चुकी उनकी रबी की फसलों के लिए बारिश संजीवनी सिद्ध हुई है। साथ ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में गंगी, गेंगवाली, पेंसवाडू, चिरबिटिया, हिंदाव, आरगढ़, बासर, गोनगढ़ सहित कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। इस मौसम में जनवरी माह तक बारिश न होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में जंगल दिसंबर से ही लगने शुरू हो गए थे और साथ ही फसलें भी सूखने की कगार पर थी। सबसे अधिक संकट जलस्रोतों पर मंडराने लगा था तथा अधिकांश स्रोतों पर पानी अभी से सूखने लग गया था, लेकिन बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है, जिससे फसलों के साथ ही पेयजल स्रोत भी जल का संचार होने की संभावना जगी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।